नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन और नई सीरीज़ में लेके आया हूँ और वह है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। इस सीरीज़ में टोटल 8 पार्ट्स होंगे। जो पहला पार्ट होगा वो होगा बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है और उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। जो पार्ट नंबर 2 होगा वो स्पेसिफिकली किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, उसके बारे में होगा। पार्ट नंबर 3 होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस, के प्रोडक्ट के डिज़ाइन का प्रोसेस किस तरीके से किया जाएगा। जो एपिसोड नंबर 4 होगा वो होगा प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में कि बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। जो नेक्स्ट 5वां होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू वैलिडेशन, कि जो भी प्रोसेस और प्रोडक्ट में हमने डिज़ाइन किया है उसको हम कैसे वैलिडेट करेंगे। जो छठा प्रोसेस होगा, जो छठा एपिसोड होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन, के जो प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर को दे दिया उसके बेसिस पे किस तरह का फीडबैक आ रहा है और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो वीडियो नंबर 7 होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज मैनेजमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान किस किस तरह के चेंजेस आते हैं, उसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, उस बारे में बात करूंगा। और जो आखिरी और 8वां एपिसोड होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या चैलेंजेस हैं जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में इंडस्ट्री में आते हैं और क्या पॉसिबल मेजर हो सकते हैं उसके लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एपिसोड से, जहाँ मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जब भी कोई आवश्यकता होती है तो ही हम सोचते हैं कुछ नया किया जाए। अगर आप देखें कि जो भी आज तक इनोवेशंस हुई हैं या कोई नई चीज़ डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं मार्केट में उस तरह की नीड थी, कहीं ना कहीं कोई इसकी डिमांड थी जिस कारण से उस चीज़ को डेवलप किया गया। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस उसी को ही सपोर्ट करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में सोचती है, उसको कंसीव करती है कि उसमें क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उस नीड को पूरा कर सकते हैं, और फिर उसको डेवलप करके मार्केट में पेश करते हैं, ये देखने के लिए कि लोगों का किस तरह का फीडबैक है और उसमें अगर कोई रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं ऑटोमोटिव सेक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो IATF 16949 के क्लॉज नंबर 8.3 और APQP जो एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का जो सेकंड एडिशन है, वहाँ पर 5 डिफरेंट फेजेस हैं जो बताए गए हैं कि जिस तरीके से हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हम आगे ले जा सकते हैं। और वो 5 फेजेस हैं। पहला फेज़ है विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, कि किस तरीके से हमें कस्टमर के इनपुट को लेके प्लान करना है कि हमें कैसे आगे जाना चाहिए। जो सेकंड फेज़ है वो है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिज़ाइन वेरिफिकेशन। जो थर्ड है वो है प्रोसेस डिज़ाइन वेरिफिकेशन। जो चौथा फेज़ है उसका वो है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन। और जो 5वां और आखिरी फेज़ है वो है इस बात के लिए कि किस तरीके से हमें फीडबैक लेना है, असेस करना है और करेक्टिव एक्शन लेने हैं, जिस तरीके से जो प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है उसको हम और बेहतर कर सकें। जो पहला फेज़ है उस फेज़ में हम डिज़ाइन करते हैं और प्लान करते हैं कि किस तरीके से ये ओवरऑल डिज़ाइन का प्रोसेस जाएगा। इसका ओवरऑल इंटेंट ये है कि जो कस्टमर से हमें टारगेट्स मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी, उन सब इनपुट के बेसिस में किस तरीके से हम प्रोडक्ट को डेवलप करें जिससे कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को एनहांस कर सकें। जो कुछ पॉसिबल इनपुट्स इस फेज़ में कस्टमर से मिलते हैं या और डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं उसको मैं आपसे शेयर करता हूं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वॉइस ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है, जिसमें वो कुछ ड्राइंग भी दे सकता है, क्वालिटी का टारगेट दे सकता है, डिलीवरी का भी टारगेट हो सकता है, प्लस इसके अलावा किस तरह की परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट कर रहा है, कॉस्ट का भी कोई टारगेट हो सकता है, वो वॉइस ऑफ द कस्टमर में आता है। दैन इसके अलावा कुछ और इनपुट्स हैं जो कस्टमर से मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू किस तरीके का वारंटी का टारगेट हो सकता है, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है उसकी कि जब वो मार्केट में वो प्रोडक्ट यूज़ हो तो उस समय किस तरह का रिज़ल्ट उसके अंदर आना चाहिए। दैन इसके अलावा बहुत सारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं,
जहाँ पे पिछली बार जो प्रोडक्ट डेवलप किया होता है उसके जो इनपुट्स मिलते हैं, और वो इनपुट अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, वो भी एक इनपुट रहता है इस पर्टिकुलर फेज़ में। इसके अलावा कुछ और इनपुट्स की बात की जाए तो जो आजकल आप देखते हैं किसी भी व्हीकल के अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, वो भी एक इनपुट रिक्वायरमेंट होती है। दैन इसके अलावा इनिशियली कोई आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी की कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। देन जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी किस तरीके से मेंटेनेबिलिटी होगी, किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि उसका रिपेयर या उसकी सर्विसिंग टाइमली हो सके, वो सारे इनपुट्स भी रहते हैं इस पर्टिकुलर फेज़ में। जब ये सारे इनपुट्स आ जाते हैं तो उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट निकलते हैं। वो जो आउटपुट होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो रिलायबिलिटी गोल्स होते हैं, क्वालिटी गोल्स होते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन का आउटपुट निकल सकता है वो भी एक आउटपुट होता है। देन इस समय एक प्रिलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल बन जाता है कि क्या क्या पॉसिबल कंपोनेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगेंगे। एक प्रोसेस फ्लो चार्ट जो इनिशियल स्टेज का होता है वो भी एक डेवलप हो जाता है। देन ब्रॉडली एक प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान भी इस स्टेज में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो इनपुट्स आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिलती हैं या जो रेगुलर रिव्यू हो रहे होते हैं जहाँ पे इस परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, वो भी एक की आउटपुट होता है इसका। जो दूसरा फेज़ है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन वेरिफिकेशन। जो भी फेज़ 1 के आउटपुट्स होते हैं वो सब इनपुट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर फेज़ में, इंक्लूडिंग द टाइमिंग प्लान। टाइमिंग प्लान वो प्लान है जो कि इनिशियली जो कस्टमर के टारगेट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, कब उसे प्रोटोटाइप सैंपल चाहिए, कब उसको बाकी सब चीज़ें अलग अलग स्टेज में चाहिए, उन सब के बेसिस पे जो अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं और उनका जो टाइम डिफाइन किया जाता है उसको हम टाइमिंग प्लान बोलते हैं। जो की आउटपुट प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस के निकलते हैं वो हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन FMEA, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। दैन इसके अलावा जो ओवरऑल ड्राइंग बनती है प्रोडक्ट की और पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की, वो भी एक की आउटपुट होता है। दैन इसके अलावा जो एक फाइनल बिल ऑफ मटेरियल निकल के आता है बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, वो भी एक आउटपुट है। प्रोसेस फ्लो चार्ट जो अब किस तरीके से प्रोसेस फ्लो करने वाला है आगे आने वाली स्टेज में, वो भी एक की आउटपुट होता है। दैन एक और रिक्वायरमेंट होती है कि आगे मैन्युफैक्चरेबिलिटी के लिए और असेंबली के लिए आसानी रहे, तो उसके लिए भी डिज़ाइन में किस तरीके से एक्टिविटीज़ को करना है, वो भी एक की आउटपुट होता है। देन इसके अलावा एक टीम फिजिबिलिटी स्टडी भी की जाती है जिसमें इस बात को रिव्यू किया जाता है कि जो भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं क्या उस इनपुट्स के हिसाब से हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर पाएंगे, क्या हमें कस्टमर की कोई और रिक्वायरमेंट या कोई सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको भी इसके अंदर रिव्यू किया जाता है। इसके बाद फेज़ 3 आता है। जो फेज़ 3 है वो प्रोसेस डिज़ाइन वेरिफिकेशन है। इस पर्टिकुलर फेज़ में जो भी की आउटपुट फेज़ 2 जो प्रोडक्ट डिज़ाइन के निकलते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिज़ाइन का जो कंट्रोल प्लान हम बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोटाइप सैम्पलिंग, जो कस्टमर का फीडबैक आता है, जो हम सैंपल्स उनको भेजते हैं, और भी जो इनपुट सारी आती हैं, उसके बेसिस पे अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन किया जाता है कि अगर हमें उस प्रोडक्ट को बनाना है तो किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो सब काम यहाँ पे होते हैं। और उसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो बिल ऑफ मटेरियल है जो फाइनल हो जाता है, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे आके फ्रीज हो जाती हैं। दैन इसके अलावा जो भी ड्राइंग्स में चेंजेस आने होते हैं वो चेंज होने के बाद फाइनल ड्राइंग्स बन जाती हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट फाइनल होता है। दैन उसके बेसिस पे एक प्रोसेस FMEA जो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस है, वो भी इस स्टेज का की आउटपुट है। देन जो कंट्रोल प्लान है जिसको हम अभी प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, जो अगली स्टेज के लिए हम कंट्रोल प्लान रेडी करते हैं, वो एक ही आउटपुट होता है। देन इसके अलावा क्या क्या मेंटेनेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इस समय की आउटपुट होते हैं। प्लस एक फ्लोर प्लान लेआउट के किस तरीके से जो मशीन्स होंगी वो किस किस जगह पे होंगी और मशीन का प्रोसेस का फ्लो किस तरीके से होगा जब मशीन्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, उसको भी यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं। दैन एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी एक आउटपुट होती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितने भी अलग अलग प्रोसेस हैं और जो की इंडिकेटर हैं, कौन कौन सा प्रोसेस की किस इंडिकेटर के साथ इंटरलिंक करता है, वो भी एक की आउटपुट होता है। दैन इसके अलावा कुछ डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस के, अगर जब प्रोडक्ट बनेगा और यूज़ में होगा उस समय अगर कोई इशू आएगा तो किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो भी एक की आउटपुट होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस डिज़ाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस।
जो तीसरा फेज़ जब ख़त्म होता है तो जो चौथा फेज़ शुरू होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोसेस डिज़ाइन करने के बाद जो भी अब हमने ओवरऑल तैयारी कर ली है, अब हमें यह देखना है कि उसके बेसिस पे जो अब हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, क्या जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, कॉस्ट, क्या उनको हम मीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो की आउटपुट इस पर्टिकुलर प्रोसेस के होते हैं वो प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी होती है, जिस समय जनरली या तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है या एक 300 पीस का एक रन लिया जाता है, या डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितने प्रोडक्ट को हमें चलाना है और देखना है कि क्या वो प्रोसेस की कैपेबिलिटी ठीक से आ रही है या नहीं आ रही। देन उस समय एक MSS स्टडी, जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस स्टडी भी की जाती है देखने के लिए कि मेजरमेंट सिस्टम का कितना एरर हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल मेजरमेंट सिस्टम। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होता है PFMA, जो प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस का फाइनल जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिखता है कि उसका रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है और क्या उस स्टेज पे जितने भी रिस्क आइडेंटिफाई किए गए थे क्या उसके बेसिस पे वो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा। से फॉर एग्जांपल एरर प्रूफिंग की बात की जाए तो एरर प्रूफिंग क्या इफेक्टिव हैं, क्या वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं जो कि प्रोसेस डिज़ाइन के फेज़ पे डिसाइड की गई थी। दैन इसके अलावा कुछ और भी आउटपुट उस समय निकलते हैं, जो सैम्पल इंस्पेक्शन रिपोर्ट की हम बात करें कि जो हमने ट्रायल लॉट लिया उसकी किस तरीके से जो स्पेसिफिकेशन है क्या वो उसको मीट करता है नहीं करता, वो भी एक इंडिकेटर रहता है। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये देखना होता है कि जो कस्टमर का वॉल्यूम है क्या उसको हम मीट कर पाएंगे। तो रना रेट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जिस तरीके से मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन होगी उसके हिसाब से एक बार प्रोडक्शन की जाती है देखने के लिए कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम क्वालिटी का अगर कोई टारगेट है तो क्या वो टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो कंट्रोल प्लान जो समय प्री लॉन्च स्टेज में बनता है उसको एक बार वेरीफाई किया जाता है कि अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है तो जो हमारा फाइनल कंट्रोल प्लान होता है जिसे हम प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनाते हैं उसको भी हम बना के उसको फ्रीज कर सकते हैं। जब 4 फेज़ पूरे हो जाते हैं, जो आखिरी फेज़ है वो है विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। सो यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा मास्टर जो पायलट लॉट है जिसमें हम मान के चल रहे हैं 300 पीस या डिपेंडिंग ऑन जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर के पास चला गया है, कस्टमर का कुछ फीडबैक आ गया है। अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कोई गैप है तो उसको हमें एनालाइज करना है। जो क्रॉस फंक्शनल टीम है वो मिलके उसको एनालाइज करेगी और देखेगी कि किस तरीके से कस्टमर की उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए और अब फाइनली उस प्रोडक्ट को हैंड ओवर किया जाए टू द प्रोडक्शन, जिससे कि अब प्रोडक्शन उसको मास प्रोडक्शन में रूटीन में ले जा सके। और उस समय जो प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान और जो बाकी सब एक्टिविटीज़ हैं वो स्टेज में की जाती हैं। जो ओवरऑल आउटपुट इस प्रोसेस का होता है वो ये देखना होता है कि किस तरीके से हम वेरिएशंस को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम पूरा करें, किस तरीके से हम इस बात को टेक केयर कर सकते हैं कि जो इनिशियली हमने प्लान की थी सारी की सारी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें क्या इस समय मीट हो रही हैं, और अगर कोई गैप है तो किस तरीके से उस गैप को ब्रिज किया जाए। इनफैक्ट जो ये फीडबैक, असेसमेंट और करेक्टिव एक्शन का प्रोसेस है ये सिर्फ एक सीक्वेंस में नहीं है कि लास्ट में आता है, पहली स्टेज से आखिरी स्टेज तक हर स्टेज पे ये काम करता रहता है और रेगुलरली इसको हम रिव्यू करके इसको हम अपडेट कर सकते हैं। सो ब्रॉडली अगर आप देखें मैंने 5 फेजेस की बात की। जो पहला फेज़ था वो अबाउट प्लानिंग था, दूसरा फेज़ था प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में, तीसरा था प्रोसेस डिज़ाइन वेरिफिकेशन के बारे में, जो चौथा फेज़ था वो था विद रिस्पेक्ट टू वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, और जो 5वां फेज़ था दैट वाज अबाउट एनालाइजिंग इट, सीइंग द असेसमेंट एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्टेजेस। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक तरीके से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करती है तो क्या क्या पॉसिबल बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि जो भी इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर से कमिट किया था विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी, वो टारगेट अचीव होंगे। अगर वो टारगेट अचीव होते हैं तो जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, एम्प्लॉइज़ का मोराल भी इम्प्रूव होता है, और ओवरऑल जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर की वो भी इम्प्रूव होती है। बट रियल सिनेरियो में अगर हम देखें क्या प्रेजेंट चैलेंजेस हैं जो इस समय इंडस्ट्री में चल रहे हैं, तो मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहूँगा।
तो कुछ चैलेंजेस ये हैं कि क्या एक्चुअली में क्रॉस फंक्शनल टीम मिलकर काम करती है किसी भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। अगर क्रॉस फंक्शनल टीम काम भी करती है तो क्या उसमें जितने भी लोग होते हैं क्या वो कॉम्पिटेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी टूल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये एक भी क्वेश्चन मार्क है। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि जितने भी अलग अलग स्टेजेस पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इसका इनपुट टॉप मैनेजमेंट को जाना चाहिए कि अभी हम किस स्टेज पे हैं, कौन सा काम हमने टाइम पे किया या कॉस्ट हमारे कंट्रोल में चल रहा है या बाहर जा रहा है, क्या उस तरह का सिस्टमेटिक फीडबैक टॉप मैनेजमेंट को जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको देखना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस 8 सीरीज़ का पहला वीडियो था विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल प्रोडक्शन प्लानिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जो सेकंड वीडियो होगा जो अगले हफ्ते आएगा वो स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग प्रोसेस के बारे में होगा कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं और इसको इस तरह की वीडियो रेगुलरली आप चाहते हैं तो नीचे जो एक सब्सक्राइब का लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे तो रेगुलरली आपके पास इस तरह की जानकारी आती रहेगी। और अगर आप इस वीडियो को डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक ब्लॉग है उसको आप क्लिक करेंगे तो आप और डिटेल में उसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।